प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताए थे कि हम किसी भी संकर्ण को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि sp संकर्ण, sp स्क्वायर संकर्ण, sp3, ठीक है, और sp3d, sp3d2 और sp3d3, यानी कि इनका निर्माण कैसे चलता है, इसके कोण क्या होते हैं और इनकी आकृति और इसकी संरचना कैसे बनते हैं। बिना रटे हम इन चीज़ों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। मैंने बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाया था। मैंने 3D के माध्यम से भी आपको समझाया था। मैंने कुछ पेन्स लिए थे और पेन के माध्यम से 3D बनाया और फिर इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे पहली क्लास संकर्ण की पार्ट 1, पार्ट 2 यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो इनको जरूर देखिए। यह आज की जो क्लास है पार्ट 3 है, संकर्ण की यह तीसरी क्लास होगी, यानी कि हम बीच में पहुंच चुके हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं पार्ट 1 जरूर देखें, पार्ट 2 जरूर देखें। ये दोनों क्लास की जो वीडियो है इनकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, या फिर संकर्ण की जो प्लेलिस्ट में हमने तैयार किया है वो आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप इन दोनों को वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर लें। जैसे sp, sp स्क्वायर, sp3, इन सबके जो एग्जांपल्स होते हैं, उदाहरण, इनको समझेंगे कि जैसे कि BeCl2 में इसमें कौन सा संकर्ण पाया जाता है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये सब कुछ हम समझने वाले। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, यदि हम किसी भी संकर्ण का लक्षण जानना चाहते हैं, जैसे कि sp संकर्ण है, sp संकर्ण में हम जानना चाहें कि s का कितना परसेंटेज है, p का कितना परसेंटेज है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, यदि हम लक्षण जानना चाहते हैं कि कितने परसेंट है, तो इसका एक फार्मूला होता है, लिख लें, ये सूत्र है x मल्टीप्लाई 100 अपॉन x का तात्पर्य हमें जिस चीज को ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका हमें परसेंटेज ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करना है, और t मतलब होता है, तो यहाँ पास t का जो अर्थ होगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि कुल कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। जैसे कि हमें sp संकर्ण का निकालना है कि इसमें कितने, sp संकर्ण में यस का जो लक्षण हमें पता करना है, ठीक है, किसका, यस का। तो कैसे करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे x अपॉन 100/t, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पास कितने कक्षक हैं, 1 और 2, एक कक्षक, ये 2, टोटल नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन यस कितना है, हमें यस का निकालना, तो यस कितना है, 1 है। तो यहाँ पास हम आराम से x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1 इंटू 100 अपॉन t कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 से 100 कट जाएगा 50, यानी कि यस के जो लक्षण है 50%, कितना परसेंट है, 50%, ठीक है। इसी प्रकार आप t का भी निकाल सकते हैं, यानी कि आराम से किसी का भी। इस सूत्र को बड़े ही ध्यान से याद रखना, ठीक है। ज्ञात करने कक्षक, ठीक है, ज्ञात करने वाले कक्षक मैं लिख दिया हूं आप लोगों की जानकारी के लिए, ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि हमें किस चीज का ज्ञात करना है। जैसे यक्स का हमें यस का जानना है, तो हम यक्स की जगह में रख देंगे टी मतलब टोटल। अब देखिए जैसे हम sp स्क्वायर का निकालना चाहते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, sp स्क्वायर हमने कर दिया, संकर्ण हमें यस का निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हमें लक्षण जानना है कि कितने परसेंटेज हैं, हम इस बार p का समझते हैं, ठीक है। तो यस p प्लस p कितने, 1 2 3, कितनी है, 3 कक्षक, 3 ऑर्बिट, टोटल कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। लेकिन हमें p का जानना है, p कितना है, 2, ठीक है, टोटल 3 है, 1 2 3, लेकिन यदि हम पता करना चाहें p का, तो p हमारे पास 2 है, इसलिए हम यहाँ पास 2 लिखेंगे। अब समझना, मैंने इसलिए लिख दिया है कि ज्ञात करने वाले कक्षक, हमको क्या ज्ञात करना है, ये परसेंटेज जानने वाले कक्षक। तो क्या करना है, हमको x की वैल्यू 2 लिख देना है,
इंटू 100 कर देना है, और T मतलब क्या कर देना है, टोटल 3 है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी हम यदि क्या करें, तो इसको जब काटेंगे तो ये इसका 100/3 होगा, 2 मल्टीप्लाई 33.33 होता है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6, ठीक है, ये परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि P की परसेंटेज कितनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आराम से किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी संकरण है सबके लिए क्या पता करने के लिए, प्रतिशत लक्षण। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो हम सबसे पहले एसपी संकरण का क्या समझेंगे, एसपी संकरण के एग्जांपल, इसके बारे में हमने डिटेल से कल पिछले क्लास में जानकारी दी थी, कैसे बनता है यस और पी कैसे बनता है, फिर इसके बाद उसके कोण कैसे बनते हैं, उसकी आकृति कैसे बनती है। जब हम ये सब निर्धारित कर चुके हैं तो हम इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण समझेंगे, BeCl2। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि जब भी हमें किसी भी सूत्र को यदि दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका संकरण ज्ञात करना है, तो याद रखना जो संकरण हम केंद्रीय परमाणु का निकालते हैं। यदि आपने पिछली क्लास को अच्छे से वॉच किया होगा तो मैंने यही लिखा था कि माना कि परमाणु यक्स है, मैंने परमाणु क्या लिया था, यक्स। क्या लिया था, परमाणु यक्स। मैंने क्या लिया था, यक्स लिया था। ठीक है, मैं वहां पास ये नहीं लिखा था, अणु नहीं लिखा था कि हम जैसे कि BeCl2 ले लें, उदाहरण के लिए BeCl2 ले लें। यदि हमें संकरण निकालने को बोला जाए तो हमें किसका निकालना है, केंद्रीय परमाणु का। और केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, जैसे कि ये, ठीक है, बेरिलियम। बेरिलियम क्या है, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु ज्ञात करने के लिए मैं बता देता हूँ एक छोटा सा ट्रिक, कि जब भी जैसे कि BeCl2 दिया हुआ है और BeCl2 में आप देख रहे हैं कि सबसे नंबर किसकी कम है, सबसे ज्यादा नंबर किसका कम है, तो Be का। एक Be है, इसके किनारे एक क्लोरीन, इसके किनारे एक क्लोरीन। ठीक है, अभी हम इसकी संरचना का निर्धारण नहीं कर सकते कि ये कैसी संरचना है, रेखीय होगा कि नहीं होगा, ये कहाँ से पता चलता है, हमको संकरण से पता चलता है। ठीक बात, तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि संकरण हम इसलिए ही पढ़ते हैं कि हम उसका कोण निर्धारण कर सकें, उसकी आकृति निर्धारित कर सकें। ठीक है, उसमें कौन से संकरण है ये निर्धारित कर सकें, उसकी संरचना कैसे बनेगी यही तो निर्धारित करना है। ठीक है बात, तो ये चीजें याद रखें। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप सबको पता होना चाहिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s 2s 2p 3s 3p। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं 2 2 4 6 4 10 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं बोला था संयोजी बाहरी चक्र के इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो बाहरी चक्र के इलेक्ट्रॉन ये है, ये। ठीक है, अब हम इनको छोड़ देते हैं क्योंकि इनका काम नहीं है, हमें सिर्फ इतना उपयोग में लेना है। P के 3 कक्षक होंगे। ठीक है, अब समझना यहाँ पास यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, हम ये 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। P में 3 कक्षक होते हैं 1 2 3। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एक पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा होगा और ये पांचवा होगा। ठीक है, इस प्रकार से भरते हैं। तो इसमें से आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या बोलते हैं, युग्मित बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास केवल शेष है तो इसको बोलते हैं अयुग्मित। और आपको पता है कि P में Px, Py और Pz होता है। ठीक है, तो यहाँ पास तो हमें पता चल गया कि क्लोरीन का कौन सा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, Pz का। P वाला है लेकिन उसमें Pz का। तो आपको इसकी आकृति ये इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा Pz, मतलब एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन का डंबल हमने Pz के रूप में दिखा दिया। ठीक है, अब बेरिलियम पर आते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 4, 1s
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s और 2s। ठीक है, कंप्लीट 4 हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले ही कहा था कि जो बेरिलियम होता है इसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन पुल होते हैं, यानी कि युग्मित होता है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए यस में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, इसके भी 2 कंप्लीट हैं। ये मूल अवस्था होती है, मूल अवस्था। यहाँ पास 2p0 है। अब हम इसकी, क्योंकि हमें संकरण कराना है, यहाँ पास आप देखेंगे कि BeCl2, यानी कि सीधे सीधे कहने का तात्पर्य यदि 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक पहला क्लोरीन दूसरा क्लोरीन बेरिलियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो सीधा सा तात्पर्य है कि इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं, इसके बाहरी चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। लेकिन हमें यहाँ कितने प्रदर्शित कर रहे हैं? यहाँ पास इसके बाहर चक्र में इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिखा रहा हमको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं तो इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, है ना। पिछली क्लास में मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, अब यदि हम इस बेरिलियम को यदि हम ऊर्जा दें, ठीक है, तो इसकी उत्तेजित अवस्था क्या होगी? देखिए, उत्तेजित अवस्था जब होगा, इसको हम इस प्रकार से मानते हैं। अभी इसकी क्या हो गई? मूल अवस्था। ठीक है, अब यदि हम इसको ऊर्जा दें तो ये उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। जब ये उत्तेजित अवस्था में आता है तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इससे इसमें आ जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, P में आ जाएगा। इसमें से S और P जुड़ गए तो देखिए ये वाला क्या हो जाता है? संकृत हो जाते हैं, S और P मिलके sp संकरण बनाता है। क्या बनाते हैं? sp संकरण बनाता है। ठीक है, तो S और P मिले तो ये बन गया sp और sp। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से दिखा देंगे। इतनी बात क्लियर? इतना चीज तो हमने पहले ही पढ़ा था, तो इस चीज का आपको ज्ञात हो चुका है यहाँ पास कि हमें केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पास हमने बेरिलियम का ही अभी तक कार्य किया है। क्लोरीन के बारे में अभी आपको हमने केवल इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। क्लोरीन के लिए केवल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है और हमने ये पता किया है कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। केवल क्लोरीन के बारे में हमने इतनी जानकारी प्राप्त की है। अब समझना मेरे साथियों, जैसे यहाँ पास बेरिलियम मैंने लिया, इसकी संकरण को हमने पता किया, हमें sp संकरण मिल गया। ठीक है, अब आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है मैं इसके बाद समझाने वाला हूँ, जिसकी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम के संकृत कक्षक के साथ क्लोरीन का अतिव्यापन। ठीक है, समझना, ये sp हमको मिला था, ये क्या है sp? ये बेरिलियम के अतिव्यापन है, सॉरी ये बेरिलियम के संकृत कक्षक है। बेरिलियम का कौन सा कक्षक है? संकृत कक्षक। ठीक है, ये sp हमको जो मिला था, sp और sp। क्लोरीन का हमने निकाला था तो हमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिला था। क्या मिला था? ऐसे मिला था हमारे पास क्लोरीन का ये वाला pz वाला। तो ये pz क्या करता है? अब देखिए, हमको बार बार चीजें दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हमने लिख दिया क्लोरीन का लिख दिया, फिर हमने बेरिलियम का लिख दिया। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे? ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पास इसके साथ क्या करेगा? अतिव्यापन कर देगा। यानी कि अतिव्यापन क्या करने वाला है? ये जो pz है, ये pz इस sp के साथ अतिव्यापन करेगा और अतिव्यापन करने के बाद सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मेरे बात को ध्यान से सुनना बिल्कुल। यदि इस चीज को समझ लिया यहाँ पास तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। समझना,
हमारे पास क्लोरीन का सिर्फ हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉन भरा कक्षकों में और देखा कि हमारे पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, बात वहीं खत्म। क्लोरीन का, बेरिलियम का किया हमने तो sp संकरण हमको प्राप्त हुआ, इसकी बात यही खत्म। यहाँ पास हमारे पास दो क्लोरीन है, यदि हम दो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग करें तो हमें इस प्रकार के दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लेकिन अलग अलग क्लोरीन की, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस बारे sp के साथ अतिव्यापन हो जाता है, और जब अतिव्यापन होता है तो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनता है। मैंने बताया भी था कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो किस में भाग लेते हैं? संकरण में, लेकिन पाई बॉन्ड संकरण में भाग नहीं लेता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को इसके साथ अतिव्यापन करेंगे तो इसको मैं डैश डैश से दिखा दूंगा, ठीक है, इस प्रकार से दिख जाएगा। और कौन सा अतिव्यापन होगा? sp-z, ठीक है, इस प्रकार का अतिव्यापन होगा। यहाँ पास यानी कि मैं लिख लेता हूँ, ये क्लोरीन जुड़ चुका है और sp-p-z, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी होगा, इसमें भी एक क्लोरीन जुड़ जाएगा और क्लोरीन के साथ sp-z, ये दूसरे वाले क्लोरीन का है, ध्यान देना। ये मतलब सोच लेना कि एक pz यहाँ पास है, फिर वही pz हमने लिख दिया, नहीं, हमने दूसरा क्लोरीन लिया, दूसरे क्लोरीन का एक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमारे पास दो क्लोरीन है तो ये दो क्लोरीन, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ गया? जब ये अतिव्यापन करते हैं तो अतिव्यापन कैसे करेंगे देखना, समझना इसकी संरचना को। यदि हम बेरिलियम की संरचना पर जाएं तो मैं कल हमें पता चला कि sp संकरण है, sp संकरण का जो कोण बनता है 180 डिग्री और इसकी आकृति कैसी होती है? रेखीय होती है, ठीक बात। तो जब इसकी आकृति रेखीय होती है तो ध्यान देना, यहाँ पास बेरिलियम होगा और इसका कोण 180 डिग्री। इनका मैंने क्या बताया था कि pz वाला काम लेगा, तो pz ऐसे बनता है, ये pz कौन सा है? pz क्लोरीन का। तो दो क्लोरीन हमारे पास है तो एक ऐसे जुड़ेगा, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है, और एक क्लोरीन हम यहाँ पास और जोड़ देते हैं, एक क्लोरीन ये हो गया, ठीक है। इसकी आकृति कैसी है? रेखीय। अब यहाँ पर ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब कोण बनाते हैं तो कोण जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ बनेगा 180 डिग्री का। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पास इसके साथ बना देंगे, जो कि क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? संकरण हमें ज्ञात करना है केंद्रीय परमाणु का, पूरे का नहीं, पूरे अणु का नहीं, पूरे आणविक सूत्र का हमें संकरण नहीं निकालना है। संकरण कहाँ से पता करते हैं? केंद्रीय परमाणु का निकालते हैं, और केंद्रीय परमाणु का ही हम एंगल लिखते हैं, ठीक है, केंद्रीय परमाणु का। तो 180 डिग्री कहाँ पास आएगा? यहाँ पास। इस चीज को ध्यान रखना, चाहे तो आप नोटबुक पर लिख लें कि हम संकरण केंद्रीय परमाणु का निकालेंगे, उसी की कोण लिखेंगे और उसी की आकृति को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका ये वाला भाग यहाँ पास जोड़ा, यहाँ पास हम क्लोरीन जोड़ दें, यहाँ पास क्लोरीन जोड़ दें, तो ये अलग चीज हो जाते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पास सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के द्वारा संकृत हो जाते हैं, लेकिन कोण हम यहीं का लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया और इसका वर्णन बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, मैंने बता दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा sp स्क्वायर का, ठीक है, और sp स्क्वायर में हम पहले हम इसको हटा देते हैं और इसको आपने समझा होगा BF3, ये sp स्क्वायर का एग्जांपल है, ठीक है, उदाहरण है। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहला काम क्या किया करें, हमें केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालना है, ये हमको पता है। तो इसमें सबसे पहले केंद्रीय परमाणु ढूंढ लें, कौन सा है? बोरान है। जो केंद्रीय परमाणु नहीं है जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 और 2p5 होता है,
ठीक है। यदि हम इसके कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे तो 1 2 p के 3 होते हैं, तो 1 2 3 और एक 4 एक 5, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेष बच रहे हैं और वो भी में किसका, pz का, ठीक है, px py pz का। यानी कि फ्लोरीन को अब जब भी हम दर्शाएंगे तो इसको हम इस रूप में दर्शाएंगे, ये pz, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब दूसरा हमारा काम क्या है, बोरान पर आएंगे, ठीक है। अब हम संकरण को पता करेंगे, इसकी संकरण क्या है, इसकी आकृति कैसे बनेगी, वो सब कुछ। बोरान का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसका होता है 5 होता है और 1s 2 2s2 और 2p1 होता है। तो यहाँ पास हम देखते हैं कि s में देखते हैं 1 और 2। यदि हम p में देखते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन ही है हमारे पास, ठीक है। बाकी ये अयुग्मित है और बाकी ये अर्धपूरित है, ठीक है, पूर्ण पूरित भी नहीं है ये, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। तो अब क्या करेंगे, इसके एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो ये मूल अवस्था हो गया। इसके बाहर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये 2s 2p, ठीक है। अब समझते हैं। अब अगला उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में जैसे हम गर्म करते हैं तो इस क्या होगा, ये s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ये वाले में चला जाएगा, ठीक है। तो ये और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ध्यान देना। अब देखिए ये s है और ये p है। ये शुरू में यदि हम 2 कक्षक लेते तो देखिए मैंने नियम भी बताया था कि दोनों कक्षक समान ऊर्जा वाले होने चाहिए, तभी समान नए ऑर्बिटल बनते हैं। लेकिन जितने कक्षक लेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं, मैंने ये बताया था। तो यहाँ पास हम देखते हैं कि इसमें ना तो समान ऊर्जा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं बनेगा। कब बनेगा, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन अगले वाले कक्षक में चले जाएंगे। तो जैसे ही एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जाता है तो देखिए एक इसमें इलेक्ट्रॉन, एक इसमें, एक इसमें है, तो ये तीनों मिलकर sp है, ये p वाला है। तो ये तो कौन सा संकरण बना रहेगा, देखिए ये संकृत हुआ और यस और कितने p हैं, 1 2, तो sp स्क्वायर। आई बात समझ में। यदि हम चेक करना चाहें कि क्या बेरिलियम में, ये बोरान में क्या sp स्क्वायर संकरण है कि नहीं, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, यही एक सबसे बड़ा साक्ष्य रूप हमको सामने देखने को मिलता है। यदि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो यहाँ sp संकरण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन को अगले में भेज देते हैं, तब क्या बन जाता है, sp स्क्वायर संकरण बन जाता है। ठीक बात, इस बात को विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास sp स्क्वायर संकरण आ चुका है, तो हमारा काम क्या है, अब हमारे पास 3 कितने हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। कितने कक्षक हैं, 3 कक्षक। मैंने बताया था पिछली क्लास में जितने कक्षक संकृत होंगे उतने ही नए संकृत कक्षक बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पास यदि संकृत कक्षकों की संख्या भी देखा जाए तो 3 है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, ये तीसरा, और sp स्क्वायर और sp स्क्वायर हो गया। समझ गए। यहाँ पास लिख लीजिए संकृत कक्षक, ठीक है। कितने कक्षक हैं, 3 कक्षक, ठीक है। अब यहाँ बात शुरू में फिर से आते हैं, हमारे पास कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन, यानी कि हम 3 यहाँ पास फ्लोरीन लेंगे। तो पहले फ्लोरीन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, दूसरे फ्लोरीन में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, तीसरे फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, अयुग्मित मिलेगा, ठीक है। ये चीज मिलेगा हमको, सब में 3 में मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सीधे बोरान के साथ आएगा और इसके साथ अति व्यापन होकर जुड़ जाएगा। समझ रहे बात को। देखो अब देखिए ये बोरान का है, संकृत कक्षक है, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बोरान के
संकृत कक्षक के साथ फ्लोरीन का अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, ठीक है, अतिव्यापन। यहां पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, sp2, ठीक है। तो ये फ्लोरीन का कौन सा वाला, जेड वाला भाग लेता है। तो यहाँ पास ये पहला वाला फ्लोरीन का युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे वाला फ्लोरीन का युग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाला फ्लोरीन का युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका देखिए कैसे अतिव्यापन किया है, sp2 पहले वाला फ्लोरीन का pz, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ अतिव्यापन करेगा sp2 और pz, sp2 pz, sp2 pz, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ऑलराइट, ये चीजें याद रखना, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो सीधे सी बात है, अब याद रखना, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था sp2 त्रिकोणीय संरचना, याद आ गया कुछ, त्रिकोणीय संरचना कौन सी, इसकी एंगल बने, इसकी एंगल क्या होगी 120 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। अब देखिए ये कैसे बनेगा, इसकी आकृति समझते हैं। पिछली क्लास पे हमने त्रिकोणीय आकृति किस प्रकार से देखा था, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ पास बोरान होगा, इस वाले भाग में बोरान होगा बीच में, ठीक है। यहाँ का बोरान का एंगल जो कोण बनेगा 120, और ये चीजें समतल में बनते हैं। मैंने बताया था ना कि एक जैसे लाइन ये और दूसरा ये, इस प्रकार से समतल में बनेगा। पिछले क्लास जाके देखिए, मैंने 3D समझाया है, 3D माध्यम से दिखाया था कि समतल कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये समतल में है, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, ये फ्लोरीन वाला हो गया जगह, ये फ्लोरीन का जगह होगा, ये फ्लोरीन का जगह, यानी कि फ्लोरीन यहाँ जुड़ेंगे, और फ्लोरीन का कौन सा हिस्सा जुड़ेगा, pz वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसका त्रिकोणीय इस प्रकार से बनेगा। आपको पता है कि फ्लोरीन का यदि हम जेड वाला हिस्सा लें तो इस प्रकार से बनता है pz, ठीक है, और px इस प्रकार से बनता है, और py इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया x वाला, ये हो गया y, और ये हो गया z। हमें ये वाला लेना है, ठीक है। जब z वाला इसके साथ संकृत होता तो कैसे, देखिए त्रिकोणीय के रूप में हमने कैसे ऐसे बताया था, अब देखिए ये फ्लोरीन का जेड वाले हिस्से को हम उठाकर यहाँ रख दें, फिर दूसरे फ्लोरीन के जेड वाले हिस्से को उठाकर यहाँ रखें, फिर तीसरे को यहाँ रखें। तो देखिए इस प्रकार ये जुड़ेगा इस प्रकार से। अब देखिए जैसे ही फ्लोरीन का जेड वाला हिस्सा जुड़ेगा, मैंने बताया था कि जब संकृत होता है, जब संकृत होगा तो उसकी एक पॉली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये छोटी पॉली ग्रहण कर लेगा। यदि आपको बुक में ये चीजें मिलती है तो ध्यान देना। और इसका संकरण नहीं हो रहा है तो इसको जैसे है वैसे इसको छोड़ देंगे। मेरा आपको फिर से सुन लेना, जिस चीज का संकरण होता है वो छोटी पॉली में बदल जाता है, ठीक है। तो जेड का संकरण हो रहा है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये वाई वाला pz py, ये px है और ये pz है, ठीक है। ये 3D में हो जाता है तो ये pz होगा। इधर देखिए, अब ये देखिए ये ये हुआ जेड वाला, ये हुआ py और ये हुआ px। तो कैसे करेंगे, py इसमें भाग नहीं ले रहा है, px भी भाग नहीं ले रहा है, तो इसको जैसे है उसको ऐसे बना देंगे इसके डंबल। अब pz भाग ले रहा है तो इसकी एक छोटी पॉली बनेगी इधर, और जिधर संकरण भाग इधर जुड़ेगा उधर हम पॉली बना दे रहे हैं इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पास जुड़कर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इधर भी होगा, और यहाँ से अब देखिए ये pz है, px हो जाएगा
और ये वाला पी वाई हो जाएगा, ठीक है। पी वाई ये पी एक्स है, ये सीधा है। अब इसकी एक छोटी पॉली एक बड़ी पॉली, पी वाई हिस्सा नहीं ले रहा है तो जैसे इसको छोड़ देते हैं, पी एक्स भी भाग नहीं ले रहा है तो इसकी दोनों पॉली सेम होगी, बस पी जेड की जो पॉली एक छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास भी एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये पूरी एक जो इसकी त्रिकोणीय आकृति है ये बनता है, त्रिकोणीय, ठीक है। और यहाँ पास का जो कोण बनता है 120 का बनता है। याद रखना, हम केवल बोरान का ही कोण निर्धारण कर रहे हैं, यानी कि फ्लोरीन को इकट्ठा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो कोण संकर्ण किसका बनता है, बोरान का, उसका ही कोण निकाला जाता है, ठीक है। तो ये त्रिकोणीय हो गया sp²। अगला हम CH4 का बताने वाले हैं। हम सबसे पहले हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s आ जाएगा, 1 इसका 1 ही होता है, इसलिए इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2। इसका संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ठीक है। कक्षकों की संख्या की बात करें इलेक्ट्रॉन भरने का 2 1 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए। ये भी अर्धपूरित है और अयुग्मित, ये दो चीजें हैं, अयुग्मित भी है अर्धपूरित भी है, ठीक है। अब ये इसकी मूल अवस्था हुआ, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और ये इसकी उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकलकर इसमें चला जाएगा, यदि हम संकरण यहीं से ज्ञात करें तो समान ऊर्जा वाले होने चाहिए, तो समान ऊर्जा इसमें नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि ये S है, ये P है, और ये S और P मिलके sp3 बना लेते हैं। अब देखिए सभी में इलेक्ट्रॉन समान हो गए हैं, तो ये मिलके बना लेंगे 4 कक्षक संकरित हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4। तो ये बनाएगा sp3, क्योंकि S का 1 हुआ, P के 3, तो P 3 हो जाएंगे, sp3 sp3 sp3, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में चले जाएंगे। हमारे पास हाइड्रोजन में केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और यश की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, ये आपको पता है। तो यश को हम किस रूप में दिखाएंगे, गोले के रूप में दिखाएंगे। अब यहाँ पास देखना, यहाँ पास हम लिख लेते हैं कार्बन के संकरित कक्षक का अतिव्यापन, ठीक है। हाइड्रोजन का जब अतिव्यापन करेंगे तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, और कितने कक्षक हमारे पास है, 4। तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको हम डैश के रूप में दिखाएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए संकरित कौन से कक्षक अतिव्यापी हुए, sp3, ठीक है। इसके साथ ये वाला हिस्सा है ना, यस के साथ, तो ये सिग्मा बॉन्ड sp3 यस लिख सकते हैं 1s, सिग्मा बॉन्ड sp3 1s सिग्मा बॉन्ड sp3 1s सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जब ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो हमको एक चीज पता है, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि sp जब 3 हो तो इसकी आकृति कैसे बनती है, इसकी आकृति चतुष्फल की, इसके जो कोण बनते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के बनते हैं, बताया। तो इसकी आकृति हमने इस प्रकार से बताया था, आपको ट्राइपोड का उदाहरण देके बताया था हमने कि आप जैसे ट्राइपोड रखते हैं उसकी आकृति ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ का जो कोण बनता है वो सब मैंने बताया है, इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं और एक इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो कोण बनता है, यानी कि चारों के
चारों के अलग अलग कोण निकालो तो सभी की कितना होगा, ये बनाना होगा। अब इसकी हम आकृति कैसे बनाएंगे, हमारे पास कार्बन था तो मैं क्या करता हूँ, कार्बन को सेंटर पर रख और ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। ठीक है। यदि आप डबल ग्रुप में भी यदि दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको दिखा देते हैं। लेकिन मैं एक काम यहाँ पास कर रहा हूँ, यहाँ पास में छोटी पॉली नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, सभी के डंबर को हमने दिखा दिया, लेकिन हम यहाँ पास छोटी पॉली नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, एक कार्बन बीच में हो गया और ये इस प्रकार से हो गया। ठीक है, यहाँ का एंगल कोण सभी का यहाँ का हो जाएगा। ठीक है, जो डैश डैश में हमने प्रदर्शित किया है इसके एंगल, यदि इसको डैश को नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, इस डैश को हटा देते हैं हम। इसका भी स्क्रीनशॉट ले। प्यारे विद्यार्थियों, sp3 संकरण में जैसे कि H2O, NH3, इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, जिसके कारण इसकी आकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले आने वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे sp3d, sp3d2 और sp3d3 के एग्जाम्पल, sp3d2 के एग्जाम्पल और sp3d3 के एग्जाम्पल को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है अलग। जैसे यहाँ पास मूल अवस्था, उत्तेजित अवस्था, ठीक है, जिसका हम केंद्र सेंटर का लेते हैं संकरण, तो सेंटर का संकरण पहले निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर CH4 लिखा हो तो C सेंटर है और ये इसके साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। तो इस प्रकार से आराम से इसके एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। मैं इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप इनको करने का प्रयास करें, अन्यथा हम अगले क्लास में इसके बारे में बताएंगे। ये मैंने 3 उदाहरण दिए हैं, PCl5, SF6 और IF7। ठीक है, इसका आपको संकरण निकालना है। विद्यार्थियों, आपको जहां कहीं भी समझ में न आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, ताकि जब हम अगली क्लास में sp3d, sp3d2 और sp3d3 के बारे में बताएं तो हम इनको और ज़्यादा अच्छे समझाने का प्रयास करें, ताकि आज की क्लास को भी आप अच्छे से समझ पाएं। जो चीज़ें आज मैंने आपको बताया इसको अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।